नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर बात करेंगे। पर सीधे किताब पर नहीं, बल्कि उसकी एक समीक्षा, एक एनालिसिस के जरिए। हमारे पास ये समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इससे जो ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें समझें। मकसद ये है कि इस समीक्षा से हम फाइनेंशियल सोच, वेल्थ बिल्डिंग और जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाए गए हैं, उनके जो खास पॉइंट्स हैं उन्हें निकालें। खासकर उन लोगों के लिए ये काम की बात हो सकती है जो अभी अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समीक्षा शुरू होती है उसी बुनियादी फर्क से जिसने किताब को फेमस किया, मतलब दो अलग अलग पिताओं की सोच। एक तरफ है पुअर डैड, जो कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, पर हमेशा पैसों की थोड़ी तंगी रही। और दूसरी तरफ रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर एक कामयाब बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और अमीर थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही पूरी किताब का बेस है, जैसा समीक्षा कहती है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि भाई सिर्फ नौकरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। असली दौलत जो है वो संपत्ति, मतलब एसेट्स बनाने से आती है। एसेट्स, हाँ। और समीक्षा कियोसाकी के इस फर्क को बहुत जरूरी मानती है, संपत्ति और दायित्व, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच। अच्छा। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे मान लीजिए किराए से इनकम आ रही है या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है। और लायबिलिटीज यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कोई लोन की किश्त है, क्रेडिट कार्ड का बिल है। अच्छा, तो ये फर्क समझना जरूरी है। जी, समीक्षा के हिसाब से ये फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का, आप कह सकते हैं, पहला कदम है। और इसी से जुड़ा वो थोड़ा विवादास्पद आइडिया भी है जिसका जिक्र समीक्षा करती है कि आपका अपना घर। हाँ, घर वाला पॉइंट। अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, मतलब लोन की ईएमआई है, मेंटेनेंस है, टैक्स है, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। जी, ये बात, जैसा समीक्षा बताती है, अक्सर बहस छेड़ देती है, खासकर इंडिया में, है ना, जहां घर को तो मतलब सबसे बड़ी संपत्ति और सुरक्षा मानते हैं। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ बिल्कुल, ये जो पारंपरिक सोच है उसको ये चैलेंज करता है। समीक्षा आगे ये भी बताते हैं कि कियोसाकी स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम की भी आलोचना करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? उनका तर्क ये है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाते हैं, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाते। ये बात तो सोचने वाली है। इसी कॉन्टेक्स्ट में समीक्षा कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करती है। आय के 4 तरीके, ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा बिजनेस, हाँ, ई एस। फिर बी यानी बिग बिजनेस ओनर, और आई मतलब इन्वेस्टर। ओके, ई एस बी आई। तो समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट में होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम बनाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। वो खुद पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं करती है ना, कुछ आलोचनाएं, कुछ क्रिटिसिज्म भी बताती है। जी बिल्कुल। जैसे एक तो यही कि कुछ बातें, जैसे वो घर एक लाइबिलिटी है वाली बात, थोड़ी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगती हैं, या शायद सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, हो सकता है। दूसरा, समीक्षा ये भी बताती है कि इस बात पर भी सवाल उठे हैं कि ये रिच डैड असल में थे भी या सिर्फ एक किरदार थे। अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा, एक आम आलोचना ये है कि किताब सलाह तो देती है, जैसे इन्वेस्ट करो, पर ये नहीं बताती कि भाई ठीक ठीक कैसे करें। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स की थोड़ी कमी लगती है कुछ लोगों को। तो फिर मतलब निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा के हिसाब से किताब का सबसे बड़ा योगदान क्या है इन आलोचनाओं के बावजूद? सोच बदलना, माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, ये लोगों को अपनी जो मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पे सवाल उठाने को मजबूर करती है। पैसे के बारे में उनकी जो धारणाएं हैं उनको परखने को कहती है, और ये सोचने पर कि क्या वो सिर्फ अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट है। समीक्षा के मुताबिक सिर्फ ये सवाल पूछना शुरू करना ही फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मतलब कौन पढ़े इसे? विश्लेषण ये बताता है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, या वो लोग जो फाइनेंस की दुनिया को अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब काफी मोटिवेटिंग हो सकती है। अच्छा। हाँ, पर जो लोग पहले से ही इन्वेस्टिंग या बिजनेस में काफी आगे हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी बेसिक लगे। समझ गया।
तो एडवांस लोगों के लिए शायद उतनी नई बात ना हो। बिल्कुल। तो अंत में समीक्षा का सार यही है कि रिच डैड पुअर डैड को कोई मतलब फाइनल ट्रूथ या अमीर बनने की गारंटी वाली रेसिपी बुक की तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ। इसे एक जागृति का ट्रिगर समझना चाहिए, एक तरह का कैटलिस्ट जो सोच बदलने में मदद करे। हाँ, ये कैसे अमीर बने से ज्यादा इस पर है कि अमीर सोचते कैसे हैं। बिल्कुल सही। ये मानसिकता, वो माइंडसेट बदलने की बात करती है। वाकई ये चर्चा काफी सोचने पर मजबूर करती है। जैसा समीक्षा ने बताया, ये किताब हमें पैसे को लेकर जो हमारी मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाने को कहती है। तो शायद जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए है, पैसे के बारे में हमारी ऐसी कौन सी एक गहरी सोच है जो शायद हमें अपने परिवार से या माहौल से मिली हो, मतलब पुअर डैड वाली सोच की तरह, जिस पर इस बातचीत के बाद दोबारा सोचने की जरूरत महसूस होती है। Join us as we go beyond the book, exploring the wisdom within. Subscribe for deeper dives.